हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस क्लास में आज हम इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को कवर करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जितना भी वीडियो बनाया है कंजर्वेशन लॉज, कॉलिजन्स, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स कवर कर चुके हैं। इसमें हम इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को कवर करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है? स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को सबसे पहले तो हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये इफ़ेक्टिव एरिया होता है स्कैटरिंग के लिए, है ना। और दूसरा होता है कि ये प्रोबेबिलिटी है स्कैटरिंग फेनोमेना के लिए। जैसे कि मान लिया स्कैटरिंग, हम किसी भी चीज़ का स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं तो कितना पार्टिकल डेविएटेड होगा, किस एरिया तक डेविएटेड होगा, वो सब जितना भी स्कैटरिंग का फेनोमेना है वो सब जानने के लिए हमको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जानना ज़रूरी होता है। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्कैटर एंड इंसिडेंट फ्लक्स। मतलब सिग्मा जो है सो n बाय आई। n यहाँ क्या है? n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्कैटर, है ना। पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्कैटर कितना पार्टिकल्स स्कैटर हो रहा है, वो हुआ n डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स। इंसिडेंट फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये पर यूनिट एरिया, ये हो गया इंसिडेंट फ्लक्स। पर यूनिट स्कैटर ये n। अब एक टर्म आता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्कैटर पर यूनिट सॉलिड एंगल, ये बढ़ जाता है ना। पर यूनिट सॉलिड एंगल एंड इंसिडेंट फ्लक्स, इसको हम लोग देखिए ओमेगा सिग्मा ओमेगा से डिनोट करते हैं। जब डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हम लोग लिखेंगे तो सिग्मा ओमेगा से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है? dn बाय डी ओमेगा। पर यूनिट सॉलिड एंगल एक बढ़ गया डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स। अब यहाँ से dn क्या हो गया? सिग्मा ओमेगा आई इंटू डी ओमेगा। ये dn क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा। ये हम अभी आपको फिगर से समझा रहे हैं। तो सिग्मा ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी सिग्मा बाय डी ओमेगा। ये डी सिग्मा कहाँ से आया? देखिए यहाँ से। हाँ, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, तो डी सिग्मा क्या हो जाएगा? डी एन बाई आई। से वही चीज़ हम यहाँ डी एन की जगह पे लिख दिए, डी एन की जगह पे क्या लिख दिए? डी सिग्मा इंटू आई। तो आई कैंसिल, तो यहाँ से आ गया आपका सिग्मा ओमेगा इज इक्वल टू डी सिग्मा डिवाइडेड बाय डी ओमेगा। तो ये टर्म आ गया कि अगर हम डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के टर्म में कैसे लिखेंगे, है ना। डी एन के वैल्यू यहाँ से पुट किए थे। आप फिगर से हम ये समझा रहे हैं डी एन का वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन स्कैटर्ड बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा कैसे हम लोग लिखें, है ना। ये पर यूनिट सॉलिड एंगल कैसे लिखें, तो ये हम लोग फिगर से यहाँ समझाएंगे। देखिए यहाँ आपका फिगर दिया हुआ है। जैसे मान लिया कि कोई पार्टिकल है, ये स्कैटर्ड हो गया एक फिगर से क्या। तो जैसे यहाँ एक पार्टिकल है, ये इसका इंसिडेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन था, ये इधर स्कैटर्ड हो गया। कितना एंगल से स्कैटर्ड हो गया? थीटा एंगल से। एक पार्टिकल इधर स्कैटर्ड हो गया, ये भी कितना एंगल से स्कैटर्ड हुआ? थीटा एंगल से। ठीक है, अब देखिए ये हम यहाँ ऐसे करते हैं क्रॉस सेक्शन। इतना पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है इतना में। अब हम लोग मान लेते हैं कि कुछ पार्टिकल यहाँ डी थीटा से स्कैटर्ड हुआ। कितना से? डी थीटा, स्मॉल एंगल से डी थीटा से। ये है डी थीटा। और इधर भी पार्टिकल कुछ डी थीटा से स्कैटर्ड हुआ, ये भी है डी थीटा, है ना। तो यहाँ इसमें कितना पार्टिकल, यहाँ देखिए ये एक सॉलिड एंगल है। मान लिया इस सॉलिड एंगल को हम लोग मानते हैं ओमेगा। इस सॉलिड एंगल को हम लोग मानते हैं ओमेगा। तो ये जो पूरा सॉलिड एंगल होगा ये भी एक सॉलिड एंगल होगा। ये कितना हो जाएगा? ओमेगा प्लस डी ओमेगा। आ रहा समझ में ना। ये सॉलिड एंगल अगर ओमेगा है तो ये पूरा सॉलिड एंगल कितना होगा? ओमेगा प्लस डी ओमेगा। तो ओमेगा प्लस डी ओमेगा और ओमेगा के बीच में जो पार्टिकल स्कैटर्ड होगा वो देखिए कहाँ स्कैटर्ड होगा? इसके बीच, है ना।
इसके बीच स्कैटर्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये सॉलिड एंगल और ये पूरा सॉलिड एंगल के बीच का जो पार्टिकल होगा स्कैटर, ये इसमें होगा, मतलब यहाँ इस पोर्शन में ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच वाला पार्टिकल स्कैटर्ड होगा। ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल इसको देखना पड़ेगा। तो dn जो पार्टिकल होगा ये इस एरिया में जितना भी पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ सो होगा किसके बीच, ये सिग्मा सॉरी ओमेगा, ये ओमेगा सॉलिड एंगल और ये ओमेगा प्लस डी ओमेगा सॉलिड एंगल के बीच वाला पार्टिकल जो स्कैटर्ड होगा उसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे dn का वैल्यू। ठीक, अब देखिए, हम मान लिया इसका एरिया हमको चाहिए, तो इसका एरिया कैसे हम लोग जानेंगे। अगर ये रेडियस r है, अगर ये रेडियस आपका r है, ये थीटा है, तो यहाँ से देखिए, है ना, अगर ये मान लिया r है और ये थीटा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, r साइन थीटा। और ये थिकनेस कितना होगा, देखिए ये r है, ये d थीटा है, ये r है और ये d थीटा है, तो ये थिकनेस क्या हो जाएगा, r d थीटा, है ना, ये थिकनेस क्या होगा, r d थीटा। तो अगर इस क्रॉस सेक्शन का हम एरिया चाहे, इसका एरिया चाहे dA, है ना, तो dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r साइन थीटा इंटू थिकनेस r d थीटा। आ रहा समझ में। अगर हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ का क्या निकल गया, r साइन थीटा, और ये थिकनेस कितना है, r d थीटा। तो ये इसका एरिया अगर हम लोग निकालें तो डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखते हैं ताकि आप लोग को यहाँ दिखे। तो डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इसका रेडियस r साइन थीटा, 2 पाई r साइन थीटा इंटू थिकनेस कितना निकला मेरा, r d थीटा इंटू r d थीटा, ये एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और dA बाय r स्क्वायर क्या हो जाता है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इससे हमको निकल जाएगा, कितना सॉलिड एंगल होगा, है ना, ये कितना, ये ओमेगा और ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच का सॉलिड एंगल कितना होगा वो मिल जाएगा। तो देखिए इससे देखते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि जैसे एक पार्टिकल देखिए इधर स्कैटर्ड हुआ थीटा एंगल से, दूसरा पार्टिकल इधर स्कैटर्ड हुआ थीटा एंगल से। इसका देखिए क्रॉस सेक्शन हम बनाए, ये वाला अंदर वाला है। फिर एक कुछ डी थीटा से हम लोग स्कैटर करवाएं, इधर भी डी थीटा से स्कैटर करवाएं, ये वाला क्रॉस सेक्शन बना। अब ये हम रेडियस आर लेते हैं, तो ये जो सॉलिड एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये इसको हम लोग 3 डायमेंशनल देखिएगा, 3 डायमेंशनल आप जूम कीजिएगा। ये सॉलिड एंगल होगा आपका ओमेगा और ये पूरा सॉलिड एंगल क्या होगा, ओमेगा प्लस डी ओमेगा। तो हमको ये इसके बीच जो पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ सिर्फ इसमें, है ना, जो सिर्फ इसमें स्कैटर्ड हुआ वो हमको यहाँ चाहिए। तो ओमेगा प्लस डी ओमेगा और ओमेगा के बीच का पार्टिकल कितना स्कैटर्ड हुआ, तो उसको हम देखिए यहाँ ऐसे 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 दिखा दिए हैं, है ना, प्रिंट कर दिए हैं। तो ये इससे जितना भी पार्टिकल स्कैटर्ड होगा, ये किसके बीच स्कैटर्ड हम लोग कह लेंगे, ओमेगा प्लस डी ओमेगा और ओमेगा के बीच का पार्टिकल, जो कि हम लोग अभी dn लिखे थे, है ना। तो इसका सॉलिड एंगल जानने के लिए हम लोग को एरिया चाहिए, r तो हम लोग को डिस्टेंस पता है, तो एरिया इसका कैसे निकालेंगे, इसका देखिए ये है r, ये है r, ये है थीटा। तो जब ये r और ये थीटा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, और ये थिकनेस, और ये थिकनेस अगर हम देखें तो ये थिकनेस क्या होगा, देखिए ये है r, ये है d थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, r d थीटा। ठीक है, तो ये थिकनेस हो गया r d थीटा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया r साइन थीटा। तो इसका रेडियस हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू रेडियस r साइन थीटा और थिकनेस r d थीटा। तो 2 पाई r साइन थीटा इंटू r d थीटा। सॉलिड एंगल क्या होता है, dA बाई आर स्क्वायर, dA बाई आर स्क्वायर, r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, 2 पाई साइन थीटा d थीटा। तो सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई साइन थीटा इंटू d थीटा। और ये वैल्यू निकल गया आपका सॉलिड एंगल का। अब आप लोग पहले जो dn का वैल्यू देखे थे क्या था, सिग्मा थीटा इंटू आई
इंटू डी ओमेगा। डी ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या रख दिए, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ थीटा के टर्म में हम लोग लिए हैं क्रॉस सेक्शन को, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को, इसलिए थीटा सिग्मा थीटा लिखें। ये हो गया लैब फ्रेम में। अब अगर हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकालें तब क्या होगा, तब देखिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर मान लेते हैं हम लोग स्कैटरिंग एंगल, यहाँ थीटा था, लेफ्ट फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल थीटा था, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम लोग स्कैटरिंग एंगल थीटा डैश ले लेते हैं। तो एक चीज़ ये रिलेशन है कि लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल के बीच क्या रिलेशन है, ये चीज़ याद रखना है कि टेन थीटा लैब फ्रेम में इज इक्वल टू साइन थीटा डैश डिवाइडेड बाय m1/m2 प्लस कॉस थीटा डैश। ये अगर कॉलिजन आप लोग लेफ्ट फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पढ़िएगा तो ये रिलेशन आपको मिलेगा। तो इससे तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखेंगे तो जहाँ जहाँ सिग्मा थीटा लिखे थे सिग्मा डैश थीटा लेते हैं, थीटा जहाँ लिए थे वहाँ थीटा डैश लेंगे, है ना, स्कैटरिंग एंगल थीटा डैश है। और लेफ्ट फ्रेम में ये हो गया। तो एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लेफ्ट फ्रेम में लें या सेंटर ऑफ मास लें, ये तो इक्वल ही होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड हुआ वो लेफ्ट फ्रेम से देखिए या फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो डी एन डैश इज इक्वल टू डी एन होगा, है ना, दोनों इक्वल होगा। तो उससे हमको क्या मिल गया, देखिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल और लेफ्ट फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल के बीच का रिलेशन मिल गया हमको। सिग्मा डैश थीटा इज इक्वल टू सिग्मा थीटा साइन थीटा डी थीटा बाय साइन थीटा डैश डी थीटा। ये भी देखिए ये सब याद रखना है, अगर याद रख सके तो, नहीं तो फिर ये 10% वाला में आप लोग को ओमिट कर देना, स्किप कर देना। अदरवाइज इसको याद रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमको लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में किसी एक टर्म में दिया हुआ है स्कैटरिंग एंगल और दूसरे में स्कैटरिंग एंगल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये हो गया जनरल फार्मूला कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन लैब फ्रेम इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा बाय साइन थीटा डैश डी थीटा। थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है लैब फ्रेम में, और थीटा डैश क्या है, स्कैटरिंग एंगल है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अब इसका हम कुछ केस लेते हैं, स्पेशल केस, कि अगर m1 m2 से बहुत छोटा है, अगर m1 m2 से बहुत छोटा है, m1 मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है और m2 मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस है, तो बहुत छोटा है तो m1/m2 1 से बहुत छोटा ही होगा। तो इस टर्म में क्या होगा, ये टर्म बहुत छोटा होगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा डैश बाय कॉस थीटा डैश। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा डैश, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश। तो जैसे ही थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश हुआ तो ये पूरा खत्म। तो बचा क्या, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन लेफ्ट फ्रेम इज इक्वल टू स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, तो इस केस में जब m1 m2 से बहुत छोटा हो, मतलब इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस से बहुत छोटा हो, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन दोनों केस में क्या होता है, सेम होता है। आप लेफ्ट फ्रेम में निकालिए या सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकालिए। दूसरा केस होता है कि अगर दोनों का मास सेम है, जैसे मान लिया न्यूट्रॉन प्रोटॉन का स्कैटरिंग हो रहा है तो दोनों का मास सेम है, तो इस केस में क्या होगा कि टेन थीटा, ये देखिए सेम है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा डैश डिवाइडेड बाय m1/m2 प्लस कॉस थीटा डैश। m1/m2 क्या हो जाएगा, 1। अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई कर देंगे, साइन थीटा डैश को लिख देंगे 2 साइन थीटा 2 बाय कॉस थीटा 2 होता है, और 1 प्लस सॉरी कॉस थीटा डैश क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिल गया, टेन थीटा डैश बाय 2। और तो इससे क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश बाय 2। क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश बाय 2 डिफरेंशिएट कर दे तो ये चीज़ निकल गया। अब सेम चीज़ को हम पुट करेंगे उस वाले फार्मूला में, सिग्मा डैश थीटा इज इक्वल टू सिग्मा थीटा, ये जो फार्मूला था, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको मिल जाएगा कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन लेफ्ट फ्रेम डिवाइडेड बाय 4 इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल। ये एक रिलेशन निकला हमको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन लेफ्ट फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लेफ्ट फ्रेम के बीच, कब, जब m1 और m2 इक्वल होता है। और जब m1 m2 से बहुत छोटा था तब क्या था कि दोनों फ्रेम में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सेम होगा। तो ये हो गया मेरा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब हम लोग थोड़ा इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ लेते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई पार्टिकल स्कैटर हुआ,
है ना। तो उसका इंसिडेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन, और जो टारगेट न्यूक्लियस है उसका सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ठीक है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, ये पार्टिकल इधर से जा रहा था लेकिन हो गया स्कैटर इधर, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, तो इसके बीच और इसके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर, तो क्या है बी, है ना। तो बी मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा। तो बी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ ये स्कैटर, इसमें स्कैटरिंग एंगल है यहाँ थीटा, ये डिस्टेंस बी है, इनिशियल इसका वेलोसिटी मान लिया वी आई था, फाइनल वी एफ हुआ। तो जब इलास्टिक कॉलिजन होता है, हम लोग एक हैवी टारगेट न्यूक्लियस लिए हैं और इलास्टिक कॉलिजन लिए हैं जब दोनों स्कैटर करने के लिए, तो इस केस में क्या होता है, इस इलास्टिक कॉलिजन में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मोमेंटम कंजर्व होगा, तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल होगा, मोमेंटम मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, और एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल पी बाई डे टी, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई डेल टी। अब आप बोलिएगा कि पी एफ माइनस पी एम, इनिशियल और फाइनल तो मोमेंटम सेम होता है, कंजर्व होता है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगा ना। देखिए ये गया इधर, लेकिन इधर उसके बाद वेलोसिटी हो गया इधर, तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी तो चेंज होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो पी एफ माइनस पी आई बाई डेल टी। अब एक चीज़ और आप लोग को यहाँ बताते हैं, देखिएगा फिगर से, ये फिगर समझ में आ रहा है या नहीं, हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए तो फिगर से कैसे समझा रहे हैं कि मान लिया ये पहले वेलोसिटी था इसका, तो इसका मोमेंटम का डायरेक्शन ये होगा पी आई का। अब ये मान लिया पार्टिकल स्कैटर हो गया इधर, तो इसका मोमेंटम का डायरेक्शन ये हो गया पी एफ, और ये इंसिडेंट वेलोसिटी वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग, तो ये हो जाता है स्कैटरिंग एंगल। तो ये अगर थीटा है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अगर ये दोनों का सेंटर ऑफ मास हम लोग देखें तो कहाँ होगा, इधर ही बीच में ही कहीं होगा, ये मान लिया सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मास तो दोनों का सेम है ना, सेम चीज़ है। तो ये एंगल हो जाएगा मेरा, ये पूरा पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। अब आप आ जाइए इसमें न्यूक्लियस में, मान लिया ये न्यूक्लियस था, ठीक है, इधर इसका सेंटर है, ये मान लेते हैं, ठीक है। इधर से कोई पार्टिकल आया, ये न्यूक्लियस है, ये इसका सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, कोई पार्टिकल ऐसे करके आया और यहाँ से ऐसे स्कैटर हो गया, बहुत सारे दिख नहीं रहा है, ये स्कैटर हो गया, ये मान लेते हैं इसका सेंटर डिस्टेंस है, तो ये कितना होगा, स्कैटर हो गया, तो ये स्कैटरिंग एंगल मान लिया कि थीटा है ना, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा बाई 2, और ये भी हो जाएगा पाई माइनस थीटा बाई 2। अब ये डिस्टेंस जो है सो मेरा क्या है, ये रेडियस है ना, और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम तो पूरा, अच्छा एक मिनट, तो ये स्कैटरिंग एंगल है, तो ये पाई माइनस थीटा बाई 2 एंगल हो गया। अब अगर ये पाई माइनस थीटा बाई 2 एंगल है तो ये भी कितना होगा, उतना ही होगा, पाई माइनस थीटा बाई 2, और ये यहाँ से यहाँ के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग का क्या है, बी है। मान लिया ये रेडियस है न्यूक्लियस का, है ना, तो ये अगर बी है, ये आर है, ये पाई माइनस थीटा बाई 2 है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन पाई माइनस थीटा बाई 2, है ना। ये देखिए इससे पता चल रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है यहाँ से, ये यहाँ पाई माइनस थीटा बाई 2, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर साइन पाई माइनस थीटा बाई 2, ये हो गया मेरा बी का वैल्यू। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
आर पाई माइनस थीटा बाई टू, है ना, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा बाय टू। ये सॉरी ये तो बी है ना, ये बी किसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो बी का वैल्यू क्या हो गया आर कॉस थीटा बाय टू। हम लोग को स्कैटरिंग एंगल पता होना चाहिए और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होना चाहिए। आप देखिए दो ठो स्पेशल टर्म है, यहाँ देखते हैं बी इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई टू हो गया। अगर थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू भी क्या होगा कम होगा। जैसे ही कॉस 0 1 होता है 90 0 हो जाता है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा बी का वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब बी का वैल्यू कम हो जाएगा कहने का मतलब है कि देखिए जो एकदम बीच से जाता है वो पार्टिकल क्या होता है पूरी तरह से वापस चला जाता है। इसके लिए बी तो हो गया 0, जो पार्टिकल एकदम सेंटर से गया वो पूरी तरह से वापस आ गया एकदम सेम डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हो जाता है 180, स्कैटरिंग एंगल उसका कितना हो गया 180, लेकिन बी इज इक्वल टू 0, है ना। तो जब थीटा एकदम मैक्सिमम है तो बी मिनिमम है। अब इसमें देखिए जब थीटा कम होते जाएगा, जब थीटा कम होते जाएगा तो बी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब पार्टिकल पूरी तरह से स्कैटर नहीं होगा, मान लिया एकदम ऊपर आप और ऊपर जाते जाइए गया कुछ नहीं मिला सीधा पास हो गया, है ना, कुछ न्यूक्लियस मिला ही नहीं, उसको कोई अपोजिशन नहीं किया सीधा पास हो गया, उसके लिए स्कैटरिंग एंगल 0। तो जब स्कैटरिंग एंगल 0 तो बी मैक्सिमम होगा, है ना। तो इससे हमको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का आइडिया मिलता है कि कितना दूर तक कौन सा पार्टिकल स्कैटर होता है, कितना स्कैटर होता है। ये हो गया। देखिए एक सेम दूसरा फिगर लाए हैं, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से मान लिया टारगेट न्यूक्लियस जा रहा है, इधर से गया स्कैटर होके थीटा एंगल पे स्कैटर हो गया। एक थोड़ा सा फिर इधर से पार्टिकल लिए, ये थीटा प्लस डी थीटा पे स्कैटर हो गया। इधर से पार्टिकल जो स्कैटर हुआ थीटा एंगल पे हो गया, ये पार्टिकल थीटा प्लस डी थीटा पे स्कैटर हो गया, है ना। तो अगर हम इसको इम्पैक्ट पैरामीटर के टर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से यहाँ का बीच डिस्टेंस है बी, यहाँ के बीच डिस्टेंस है डी बी, ये ले लेते हैं डी बी। तो यहाँ से यहाँ के बीच क्या हो जाएगा डिस्टेंस बी माइनस डी बी। तो जिस तरह से हम लोग डी एन को लिखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, ये दोनों के बीच कितना स्कैटर हो रहा था वो निकाल रहे थे डी एन, थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा। अब सेम चीज़ हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग बिटवीन बी एंड बी माइनस डी बी, लिख सकते हैं ना। ये चीज़ सेम हो गया। जब हम थीटा के टर्म में लिख रहे थे तो डी एन को लिख रहे थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, फिगर से देख सकते हैं, है ना। अब हम जब बी के टर्म में लिखेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर के टर्म में तो सेम चीज़ हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग बिटवीन बी एंड बी माइनस डी बी, इसके बीच का पार्टिकल्स। तो डी एन को जब हम लोग बी के टर्म में लिखेंगे, बी के टर्म में लिखें या थीटा के टर्म में लिखेंगे, डी एन मेरा क्या होगा सेम होगा। तो जब हम लोग थीटा के टर्म में लिखते हैं तो क्या होता था 2 पाई आई सिग्मा थीटा साइन डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा यहाँ, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब जब बी के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे आई, जो मेरा क्या कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी है ना, फ्लक्स इंटेंसिटी है, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई बी इंटू बीच का क्या है डी बाई बी। देखिए सेम चीज़ यहाँ है, यहाँ से आप देखिएगा ये यहाँ से यहाँ बी है ना। तो जब ये रेडियस हम निकालेंगे तो क्या होगा बी, है ना। तो 2 पाई बी जब हम ये क्या कहते हैं सॉलिड एंगल में लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई बी, जो भी पार्टिकल होगा उसका, जैसे यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ का क्या था मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, तो 2 पाई बी क्योंकि आर बी होगा, और जब डी बी लेंगे तो ऊपर का डी बी हो जाएगा, ये इसका विड्थ जो होगा चौड़ाई जो होगा सो डी बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 पाई बी इंटू डी बी। तो सेम चीज़ हम जब इक्वेट कर देते हैं तो क्या निकल जाता है हमको सिग्मा थीटा इज इक्वल टू माइनस बी डी बी बाय साइन थीटा डी थीटा। और चूंकि बी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई 2 हम लोग लिख चुके हैं, तो डी बी जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 डी थीटा बाई 2। अब सब वैल्यू पुट करने के बाद देखिए हमको क्या सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, फाइनल हमको क्या मिल जाता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का वैल्यू आर स्क्वायर बाय 4। आर क्या है न्यूक्लियस का रेडियस है, तो सिग्मा थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4। ये है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखिए
तो देखिए हमको डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का वैल्यू निकल गया r²/4। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हम लोग पहले लिखे थे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बाय सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल होता है, तो d सिग्मा/d ओमेगा था। दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाता है, सॉरी डी सिग्मा डी, हाँ क्या बोलते हैं इसको, डी रॉ, तो डी सिग्मा ही लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, डी सिग्मा इज इक्वल टू r²/4 इंटू डी ओमेगा। डी ओमेगा सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या था, 2π sin थीटा इंटू डी थीटा, ये भी हम लोग पहले निकाल चुके हैं। और सॉलिड एंगल का ये फॉर्मूला ही होता है कि डी ओमेगा क्या हो गया, 2π sin थीटा इंटू डी थीटा। तो डी सिग्मा क्या हो गया, πr²/थीटा sin थीटा डी थीटा। अब थीटा स्कैटरिंग एंगल कहाँ से कहाँ तक बीच वेरी हो सकता है, 0 से लेकर के पाई। स्कैटरिंग एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, 0 से पाई। या तो जो गया सो स्कैटर ही नहीं होगा, जैसे का तैसे निकल जाएगा 0 डिग्री स्कैटर, और या तो जो गया वो वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब पाई एंगल में स्कैटर। तो स्कैटरिंग एंगल 0 से पाई के बीच में, ये पूरा सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या निकल जाएगा, स्कैटरिंग एंगल πr²। ये हो गया आपका टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो इस क्लास में आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया। अब हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ेंगे।